नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं राह क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपना लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की सेकंड बुक का। और ये इस चैप्टर का नाम है विकास डेवलपमेंट। और फिर इसके बाद हमारा 11th क्लास का सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है विकास क्या है, विकास क्या होता है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, और वृद्धि और विकास हमें इसमें पढ़ना है। और विकास के भिन्न मॉडल्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। विकास से अभिप्राय। दोस्तों, विकास है क्या? संकुचित रूप में इसका प्रयोग आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज का आधुनिकीकरण के संदर्भ में किया जाता है। इसका मतलब है विकास से अभिप्राय। विकास का मतलब होता है जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ, हमारे अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि है उसका मतलब विकास होना होता है। और समाज में आधुनिकीकरण मतलब हमारे जो सोसाइटी है, हमारे समाज में है, वो मॉडर्न हो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न हो, तो उसे हम विकास कहलाएंगे। मतलब मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा हो। व्यापक अर्थ में विकास उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा के विचारों का वाहक है। इसमें आर्थिक उन्नति के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ की वृद्धि को भी शामिल किया जा सकता है। अगर किसी देश में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है तो हम उस देश को विकसित देश मानेंगे, मतलब उस देश का विकास सही हो रहा है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा के तहत आगामी पीढ़ियों की आवश्यकताओं व संसाधनों के बिना समझौते किए वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करना। अब देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, आज हम संसाधन यूज़ कर रहे हैं, उसको हम जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा अगली हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलना चाहिए। यूँ नहीं कि हम उसे अंधाधुंध यूज़ करते जा रहे हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारी आगामी पीढ़ियों को कुछ नहीं बचता, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होता। हम संसाधनों को इस तरह यूज़ करें कि हमारे लिए भी हमारी भी आवश्यकताएं पूरी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छे से संसाधन बच जाए। विकास की दृष्टि से विश्व की 3 श्रेणियां होती है। एक तो विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश। विकसित देश वो जो विकसित हो चुके हैं, मतलब उनका विकास हो चुका है, और विकासशील देश जो विकास कर रहे हैं अपना, और अल्प विकसित देश वो जो अभी भी नीचे वाली कैटेगरी में है, मतलब उनका विकास नहीं हुआ है। विकास का प्रचलित मॉडल। अविकसित और विकासशील देश दोनों में पश्चिमी यूरोप और अमीर देशों और अमेरिका से तुलना करने के लिए औद्योगिकरण और कृषि और शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया है, और इसे राज्य सत्ता के माध्यम से ही संभव है। अब देखिए, जो ऐसे देश है, या तो विकासशील देश है या विकसित विकसित देश है, तो उनको अपनी उन्नति के लिए क्या करना होगा, उनको औद्योगिकरण करना होगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाने होंगे। और कृषि और शिक्षा, उन्हें एग्रीकल्चर और एजुकेशन पे अपना ज़्यादा फोकस करना होगा, उनमें मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, कुछ नई तकनीकें उसमें लानी होंगी। इसी से ही वो तेज़ आर्थिक उन्नति कर पाएंगे। और ये सबसे राज्य सत्ता मतलब सरकार के हाथ से ही, अगर सरकार इनमें अपनी भूमिका निभाए, ये तभी पॉसिबल है, वरना नहीं। अनेक विकासशील देशों जिसमें भारत भी एक था, भारत भी विकासशील देशों में आता है, इन्होंने विकसित देशों की मदद से अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का सूत्रपात किया। मतलब जो विकसित देश है उनसे मदद ली। विभिन्न हिस्सों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की। हमारे देश के कई सारे हिस्से हैं, झारखंड, उड़ीसा वगैरह, वहाँ पर इस्पात संयंत्र है, खनन, माइनिंग वगैरह चलता है। उर्वरक उत्पादन और कृषि तकनीकों में सुधार, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, आपको पता होगा। सुधार जैसी अनेक वृहद परियोजनाओं के माध्यम से देश की संपदा में बढ़ोतरी करना व आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करना था। इस मॉडल से विकास के लिए ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग होता, मतलब जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका तो यूज़ हो गई, जाहिर सी बात है। इसकी कीमत समाज और पर्यावरण दोनों को चुकानी पड़ती। अब देखिए, समाज के विकास के साथ साथ हमें पर्यावरण को भी तो देखना है भाई। ऐसा नहीं है कि हम अपना विकास करते जाए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जाए, ऐसे नहीं होगा, हमें पर्यावरण को भी देखना है। विकास के मॉडल की आलोचना और समाज और पर्यावरण द्वारा चुकाई गई कीमत। विकासशील देशों के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ। जो विकासशील देश है उनके लिए ऐसे विकास मॉडल काफ़ी महंगे साबित हुए। इसमें वित्तीय लागत बहुत अधिक रही, मतलब जो फाइनेंशियल इसमें कॉस्ट लगी थी वो तो ज़्यादा लगी थी, और वो कर्ज में भी दब गए।
मतलब हमारा जो भारत देश है वो भी कर्ज में डूब गया है, और भी कई सारे विकासशील देश है वो कर्ज में भी डूब गए थे। बांधों के निर्माण, औद्योगिक गतिविधियों और खनन कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में लोगों का उनके घरों और क्षेत्रों का विस्थापन हुआ। अभी देखो, बांध बनाना, जो किसी जगह पर उद्योग लगाना, मान लीजिए यहाँ पर किसानों की जगह है, वो वहाँ उन्हीं की झोपड़ी वगैरह है और वहीं पर वो खेती करते हैं। तो उसी जगह पर बड़े पूंजीपति आते हैं, बोले हमें यहाँ पर उद्योग लगाना है, तो ऐसे में उनको यहाँ से उठ के कहीं और जाना होता है, इसमें बड़ी समस्या होती है। और खनन कार्यों की वजह से भी लोग अपने घरों से उठ के विस्थापित होते हैं। विस्थापन से परंपरागत कौशल नष्ट हो गए, उनकी संस्कृति का भी विनाश हुआ, क्योंकि विस्थापन से दरिद्रता के साथ साथ लोगों की सामुदायिक जीवन पद्धति खोती जा रही है। विशाल भूभाग बड़े बांधों के कारण डूब जाते हैं। जो बांध होता है ना, उससे कई सारे जो गांव देहात होते हैं वो सब डूब जाते हैं, जिससे परिस्थिति का संतुलन बिगड़ जाता है। ऊर्जा के उत्तरोत्तर बढ़ते उपयोग से पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि इसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होती है। जो ऊर्जा हम जो वो होते हैं इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज होते हैं, उनमें से जो धुआं निकलता है ना, उससे ग्रीन हाउस गैस जो होती है उनका उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है। जैसे मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे कि क्या होगा, जो समुद्र किनारे जो देश हैं वो डूब जाएंगे। परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एवं मालदीव जैसे निम्न भूमि वाले क्षेत्र को डुबा देने में सक्षम है। जो बांग्लादेश है वो, उसमें भूमि कम और पानी ज़्यादा है। मालदीव में तो वही भूमि है ही नहीं, वो पानी से घिरा हुआ है वो, तो ऐसे में वो डूबने का खतरा उनको ज़्यादा है। विकास का फायदा विकासशील देशों में निम्नतर वर्ग तक नहीं पहुंचा है। जो विकास तो हुआ है, लेकिन जो बहुत से जो दबे हुए मतलब निम्न कैटेगरी के लोग थे, गरीब वगैरह, उन तक ज़्यादा नहीं हो पाया है। इस कारण समाज के आर्थिक समानता और बढ़ गई है। जो अमीर और गरीब की खाई है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। सर्वाधिक निर्धन एवं वंचित तबकों के जीवन स्तर में सुधार नहीं आया है। भाई देखो, विकास तो हुआ है देश में, थोड़ा सा विकास तो हुआ है, तरक्की हुई है, लेकिन जो अमीर गरीब की खाई है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसमें जो गरीब तबका है उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं आया है। विकास की वैकल्पिक अवधारणा। लोकतांत्रिक सहभागिता के आधार पर विकास की रणनीतियों में स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। ऊपर से नीचे की रणनीति को त्यागते हुए विकास की प्राथमिकताओं में रणनीतियों के चयन व परियोजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन के में स्थानीय लोगों के अनुभवों को महत्व देना। मतलब जो स्थानीय लोग हैं, जो विकास की परियोजनाओं में जो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके अनुभवों को महत्व देना, और उनके शान का उपयोग करने के लिए उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। न्यायपूर्ण और सतत विकास की अवधारणा को महत्व देना। जो विकास हो न्यायपूर्ण हो, मतलब समाज के हर एक तबके को विकास पहुँचे, और सतत विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका फ़ायदा ले सके। प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो बहुत सीमित है, आने वाले टाइम में वो ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए उनको सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। हमें अपनी जीवन शैली को बदलकर उन साधनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता, मतलब फिर से नहीं बन सकते। जो संसाधन आज हैं वो कल नहीं होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और उन्हें बनने में भी कई करोड़ों साल लग जाते हैं। विकास की महंगी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली और प्रौद्योगिकी से संचालित सोच से दूर होने की कोशिश करता है। मतलब जो विकास की जो महंगी कोस्ट है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, और टेक्नोलॉजी से संचालित सोच से दूर रहने की कोशिश करते हैं। क्या ये पॉइंट इतना समझ मुझे भी नहीं आया, चलिए इसको इग्नोर करते हैं। अब हम ये देखते हैं, मानव विकास सूचकांक और भारत की स्थिति। मानव विकास को मापने का एक तरीका है। जो मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास प्रतिवेदन, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मतलब जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो वार्षिक तौर पे एक रिपोर्ट अपनी जारी करता है, जिसमें अलग अलग इंडिकेटर के हिसाब से उनको रैंक दी जाती है
सभी देशों को। तो उसमें साक्षरता, शैक्षिक स्तर, आयु, संभाव्यता और मातृ मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतों के आधार पर देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है। अब कमेंट सेक्शन में बताना हमारे यूएनडीपी के हिसाब से हमारे इंडिया को एचडीआई की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कौन सी रैंक प्राप्त है। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। लास्ट चैप्टर था हमारा और बहुत ही ईजी था, छोटा सा भी था। तो नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और लाइक कर दो वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और अब हम 12th क्लास की नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। 11th क्लास की यही काफ़ी है, क्योंकि देखो चैप्टर वीडियो आपके लिए चैप्टर वीडियो काफ़ी है 11th क्लास के लिए, क्योंकि जो हम 12th क्लास की वीडियो बनाएंगे, अब आप 11th से जब 12th में जाएंगे तो वो वीडियोस तो आप ही के काम आने वाली है। तो आपके लिए ये वाली सीरीज़ काफ़ी है। जो 12th क्लास के लिए हम काफ़ी सारा कंटेंट लाने वाले हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाएगी। तो मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय